गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर के ऑडिटिंग के पार्ट के चैप्टर कंपनी ऑडिट के ई लेक्चर की सीरीज में हम स्टडी कर रहे थे कि कोई भी अंकेक्षक को अगर किसी कंपनी का ऑडिटर या अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है तो उसे अपना अंकेक्षण ऑडिट स्टार्ट करने से पूर्व क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें इसी सीरीज में हमने देख लिया था कि जब भी आप किसी ऑडिटर को किसी कंपनी ऑडिटर नियुक्त किया जाता है तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि जो उसका अपॉइंटमेंट है, जो उसकी नियुक्ति है, वह वैधानिक है या नहीं है। दूसरी चीज़, उसे बिजनेस का नेचर के बारे में पता करना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी जुटानी पड़ेगी। उसका व्यापारिक वर्ष, उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब एंड हो रहा है, ये भी उसको देखना होगा। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट के बारे में भी उसको सारी जानकारी पता करनी पड़ेगी कि उनके नाम क्या है, कौन है, और मैनेजमेंट के केस में कंपनी का मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर संभाल रहा है कि मैनेजर संभाल रहा है। साथ ही ये भी देखा था कि हमने उस लेखों से संबंधित जो भी कंपनी के पार्षद सीमा नियम है एंड पार्षद अंतर नियम है, उनमें जो भी जानकारी दे रखी है नियमों के बारे में, वो सब उसको डिटेल में देखनी पड़ेगी। पार्षद सीमा नियम जिसको मेमोरेंडम एसोसिएशन कहा जाता है एंड अंतर नियम जिसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कहा जाता है। ये दो लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं हम प्रविवरण के बारे में। ऑडिटर को पार्ट्स जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में जानकारी जुटानी पड़ेगी ही, क्योंकि उसमें जो भी कंपनी कर रही है, उद्देश्य वाक्य भी दे रखा होता है, पूंजी वाक्य भी होता है उसमें, और अंतर नियमों में सारे रूल्स की जानकारी होती है, किस बेस पे कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, तो उन सब के बारे में उसको जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। उसे नेक्स्ट स्टडी ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को कहा जाता है प्रविवरण। सो प्रविवरण का भी अध्ययन करना पड़ता है। अब प्रविवरण होता क्या है? जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स इशू करने के लिए उसको पब्लिक को बताना पड़ेगा कि मैं ये शेयर इशू कर रही हूँ, ये मेरा बिजनेस है, इस टाइप के शेयर हैं, ये सब, और किस किस तरह से क्या नाम, किसके कई नकद के बदले भी शेयर इशू किया जा रहा है तो उसके बारे में बताना पड़ता है। तो ये सब की कैसे बताएगी कंपनी, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कैसे करेगी, अपने शेयर्स को कैसे पब्लिक को इन्वाइट करेगी, इन चीज़ों के लिए प्रविवरण प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। वो एक तरह से जनता को उसके शेयर खरीदने के लिए एक तरह से निमंत्रण होता है कि वो उसको निमंत्रण देती है, आमंत्रित करती है कि आप आइए और हमारे शेयर खरीदिए। And according to Section 270 of the Companies Act 2013, prospectus means any document described or issued as a prospectus and include any notice, circular and or advertisement and other document by which the public is invited to purchase share or debenture of the company। तो कंपनी विधान जो अपना कंपनीज एक्ट 2013 है, उसका सेक्शन जो है टू सबसेक्शन 70 भी यही कहता है कि जो प्रविवरण है, प्रविवरण एक तरह का एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। जो प्रविवरण में कोई डॉक्यूमेंट, कोई नोटिस भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, प्रविवरण एक अपना उसमें इंक्लूड किया जाए। इसमें इसके थ्रू पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि वो कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर को खरीदे। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट? तो है ही क्योंकि कोई भी कंपनी है वो शेयर्स के बिना उसका काम चलेगा नहीं, उसके पास मनी कहाँ से आएगी, शेयर्स तो इशू करेगी और शेयर्स इशू करने के लिए इसको प्रविवरण जारी करना पड़ेगा। A prospectus is an invitation to the public for purchasing share और डिबेंचर। तो इसको एक तरह से इनविटेशन कार्ड बोल सकते हैं अपन। तो ये पब्लिक के लिए इनविटेशन है कि वह कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर को खरीदे। It may have far-reaching effect on the goodwill of the company as well as on the relation between the company and its member। जो प्रोस्पेक्टस होता है वो कंपनी की गुडविल को भी इफेक्ट करता है और साथ ही जो कंपनी और मेंबर के बीच रिलेशन होने वाले हैं उनको भी इफेक्ट करता है। तो कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं? जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मेंबर कहलाते हैं। तो उन शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर बनने वाले हैं कंपनी के, उनको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे आप प्रविवरण में कंपनी के बारे में बताओगे वैसे ही उनको पता चलेगा। तो कंपनी की गुडविल को भी इफेक्ट करता है और उसके मेंबर्स और कंपनी के बीच के रिलेशन को भी इफेक्ट करता है। तो सच डॉक्यूमेंट देयरफॉर मस्ट बी कंप्लीट एक्यूरेट इन एवरी एस्पेक्ट। तो ये प्रविवरण हर एस्पेक्ट में कंप्लीट और एक्यूरेट होना जरूरी है क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इन शॉर्ट द गोल्डन रूल एज टू द फ्रेमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी ऑब्जर्व।
तो जब प्रोस्पेक्टस को आप फ्रेम कर रहे हो तो उसको एकदम कंप्लीट और एक्यूरेट बनाना है और गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर एन ऑडिटर। प्रतिविवरण में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इस कारण ही स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑडिटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है ये ऑडिटर के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑडिटर को पता होनी जरूरी है। सबसे पहले आता है इफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर इशूड, their number, date of redemption and method thereof, minimum subscription of the company। तो सबसे पहले अगर वो रेडीमेबल का आप मतलब समझते होंगे क्योंकि आप कंपनी अकाउंट अच्छे से पढ़े हुए हैं अपने। तो रिडीमेबल शेयर प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनका एक टाइम पीरियड के बाद में वापस उनको पेमेंट कर दिया जाता है शेयर्स की वैल्यू का। तो यदि सौदे अधिमान अंश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को क्या बोलेंगे, सौदे अधिमान अंशों का निर्गमन अगर कंपनी कर रही है तो उनकी संख्या, उनके शोधन की तिथि, किस दिन वो रिडम्पशन किया जाएगा उनका, और किस विधि से उनका रिडम्पशन किया जाएगा। साथ ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द कंपनी की न्यूनतम पार्थिव पूंजी कितनी है, अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे कितनी मनी मांगी जाएगी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम द कंपनी हैज परचेज्ड एनी एसेट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोड ऑफ पेमेंट बाय कैश एंड शेयर्स एंड डिबेंचर। साथ ही ये भी बताएगी नेम एंड एड्रेस, उन लोगों के नेम एंड एड्रेस बताएगी जिनसे कंपनी ने शेयर्स खरीदी है, और उनको मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, किस तरीके से पेमेंट किया जाएगा, पेमेंट कैश में किया जाएगा या उनको शेयर्स या डिबेंचर दिए जाएंगे। अमाउंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर issued in previous year on account of other consideration except cash। उनको ये भी अमाउंट बताना पड़ेगा, उन शेयर्स और डिबेंचर का अमाउंट बताना पड़ेगा जो कि आपने प्रीवियस ईयर्स में कैश के बदले इश्यू ना करके किसी और चीज़ के बदले इश्यू किए थे, प्रतिफल के बदले, किसी के बदले भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ खरीदी आपने उसके बदले पर जो भी आपने पेमेंट करा उस चीज़ का, तो उसके बदले आपने शेयर्स दे दिए, तो कैश के अलावा किसी चीज़ के लिए इशू करें तो उनका भी अमाउंट दिया जाएगा। If the company has purchased some business, the profit earned for that business during the last 3 years। अगर कंपनी ने किसी कोई बिजनेस परचेज किया है तो उस बिजनेस का लास्ट 3 ईयर में क्या प्रॉफिट रहा है वो भी आप प्रोस्पेक्टस में आपको बताना पड़ेगा, बताना पड़ता है। तो ये ऑडिटर सब चीज़ें वहाँ से नोट जानकारी प्राप्त कर लेगा। कमीशन एंड ब्रोकरेज पेड टू अंडरराइटर को जो अभी को जो भी कमीशन ब्रोकरेज दलाली दी जा रही है वो अमाउंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक खर्चों के अमाउंट पेड टू प्रमोटर्स एंड कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम देम, और प्रमोटर्स को जो भी आपने अमाउंट पे किया है। शेयर्स आर इशूड ऑन डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट पे इशू किए गए तो डिस्काउंट की रेट क्या रहेगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स इन एसेट्स परचेज्ड बाय द कंपनी। कोई कंपनी ने कोई एसेट्स परचेज की है तो उसमें कोई प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स का कोई इंटरेस्ट है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड रेस्ट्रिक्शन एक्सेट्रा, शेयर्स के अंश के हस्तांतरण पे का है तो उसका अमाउंट, या फिर उसको रेस्ट्रिक्शन है तो उनके बारे में भी उसको पता हो जाएगा। तो प्रविवरण में ये सब चीज़ें मेन होती हैं जो कि ऑडिटर को वहाँ से उनके बारे में जानकारी जुटानी पड़ेगी, क्योंकि जब वो ऑडिट करने जा रहा है तो उसको सब चीज़ें कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए। इस कारण ये कहा गया है कि जब अंकेक्षक ऑडिट करने जा रहा है तो वह प्रविवरण का भी विस्तृत अध्ययन करेगा, क्योंकि ये मेन डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी के लिए, और किस प्रकार से शेयर इशू किए जाएंगे उन सारा प्रोसीजर प्रविवरण में दिया हुआ होता है। कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो उनका रिडम्पशन का मेथड क्या रहेगा, ब्रोकरेज कितनी पेमेंट की जा रही है, किसी को कैश के अलावा किसी और प्रतिफल के बदले शेयर तो इशू नहीं किए जा रहे हैं तो कितने किए जा रहे हैं, किसको किए जा रहे हैं। ये सब जैसे बहुत सारी चीज़ें शेयर से रिलेटेड सारी प्रविवरण में इंक्लूड होती हैं जिनके बारे में एक ऑडिटर को भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है टू रिसीव द बुक लिस्ट ऑफ बुक्स। जब भी ऑडिटर किसी कंपनी को ऑडिट करने जाए तो सबसे पहले उसे जो भी बुक्स मेंटेन की जा रही है कंपनी में उनकी लिस्ट प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसी से उसको पता लगेगा कि किस तरीके से कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, और जो बुक्स कंपनी के लिए रखना कंपलसरी है वो पूरी बुक्स मेंटेन करी भी जा रही है नहीं की जा रही है, और मेंटेन की जा रही है वो सही तरीके से मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है। और जब वो ऑडिट करेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही करेगा ऑडिट, तो उसको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक कंपनी मेंटेन कर रही है। तो द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो आती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेखा पुस्तकें, स्टेचुरी बुक्स जिसको वैधानिक पुस्तकें कहा जाता है, एक होती है मेमोरेंडम बुक्स जिनको स्मरणार्थ पुस्तक बोला जाता है।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो वो सारी बुक्स आ गई जो कि कंपनी की लेखा रखने के लिए जरूरी है। जो भी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो सारे रखने के लिए जो बुक्स जरूरी हैं वो आती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो एक कंपनी को अपना कंपनी एक्ट क्या कहता है, कंपनी एक्ट ये नहीं बताता कि आप ये बुक भी रखो, वो बुक भी रखो, वो बुक भी रखो। वो सिंपली कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 128 ए की बात करता है कि एक कंपनी को वो सारी बुक्स मेंटेन करनी चाहिए जो कि वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए जरूरी है। तो एक ईयर लास्ट में जब आप देखो बुक्सों को, तो वो कंपनी की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अच्छे से ट्रू एंड फेयर भी उसका दिखा सके, वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन कीजिए। वैधानिक पुस्तकें वो होती हैं जो कंपनी विधान ये कहता है कि ये आपको रखना कंपलसरी, आप रखोगे ही रखोगे। और मेमोरेंडम बुक्स जिसको स्मरण पुस्तक कहा जाता है, उसके लिए विधान में या कंपनी एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको ये मेंटेन करनी है, लेकिन सुविधा के लिए कई बार कंपनी इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर लेती है अपने अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफाइड दैट every company shall prepare and keep at its registered office of account and other relevant books and prepare and financial statement papers and financial statement for every financial year which give true and fair view of the state of affairs of the company, including that of its branch office and offices if any, and explain that affected both transactions affected both at the registered office and its branch, and such books shall be kept on accrual basis and according to the double entry system of accounting। तो लेखा पुस्तक के लिए क्या बताया गया कि जो कंपनी विधान जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 128 कहता है कि प्रत्येक कंपनी को अपने रजिस्टर्ड कार्यालय प्रधान कार्यालय पर लेखा से संबंधित वे सारी पुस्तकें वे सारी बुक्स रखी जानी चाहिए जो कि वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की एंड पर फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति पर उस कंपनी की लेखों का उचित एवं सत्य विवरण प्रस्तुत कर सके। ठीक है, जो कंपनी ने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी कंपनी के लेखे हुए हैं, उनको उचित एवं सही सत्य प्रस्तुतिकरण कर सके। यदि उस कंपनी में कोई ब्रांच भी है या ब्रांचेस हैं, तो उनके बीच में कोई अगर ट्रांजेक्शन हुए हैं ब्रांच के बीच में उसके कंपनी के बीच में, तो प्रधान कार्य तो वो सब भी अगर बंदे समस्त व्यवहारों को लेखे करने के लिए प्रधान कार्यालय शाखा प्रायोजित विधि के, तो जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सारे अकाउंट्स क्या होंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे जाएंगे या फिर ब्रांच पे रखे जा सकते हैं। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाएगी वो एक्यूरल सिस्टम पे, जिसको अर्जित विधि कहा जाता है, वो डबल एंट्री सिस्टम जिसे दोहरा लेखा विधि का उसके आधार पर रखी जाती हैं। नेक्स्ट आता है स्टेचुरी बुक्स, जो वैधानिक पुस्तकें कहा जाता है। A company has to maintain compulsorily several register and books under the Companies Act 2013 which are called statutory books. Important among them are as follows। तो आता है कि कंपनी विधान के अंतर्गत कंपनी को बहुत से रजिस्टर पुस्तकें रखना अनिवार्य हैं, जिनमें से कुछ दे रखी हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है रजिस्टर ऑफ मेंबर, सदस्यों का रजिस्टर उसको मेंटेन करना पड़ता है, जिसके अंदर ये भी आता है जिस रजिस्टर्ड मेंबर्स का रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं तो उनका भी रजिस्टर होगा। रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर, अगर अदर कोई सिक्योरिटी होल्डर्स हैं तो उन सबका डिटेल उस रजिस्टर में रखी जाएंगी। नेक्स्ट आता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस, सेक्शन 85। रजिस्टर ऑफ चार्जेस का मतलब है बंधक रजिस्टर। इसके अंदर अगर आपने कोई जो प्रॉपर्टी है, अगर इसमें कोई बंधक रखी गई है प्रॉपर्टी, उसके बारे में होता है। तो इसमें बताया गया है इट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच कंपनी compulsorily under section 85 of the Companies Act 2013 maintain register of charges in such form and such manner as may be prescribed। जो prescribed manner है उसमें रखी जाएंगी। तो सेक्शन 85 के अनुसार प्रत्येक कंपनी के लिए बंधक रजिस्टर रखना अनिवार्य है। इसमें क्या होगा, इसमें प्रबंधकों का विवरण होगा, प्रबंधकों मतलब मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट, उनका विवरण होगा, बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण होगा, कौन सी संपत्ति बंधक रखी गई है और बंधक की रकम कितनी अमाउंट पे तो बंधक रखी गई है, साथ ही उन व्यक्तियों के नाम बंधक रखी गई है और उन व्यक्तियों के नाम जिस धारा के अंतर्गत जो मतलब जिसके अंडर में बंधक रखी गई है वो सब, और प्रेस्क्राइब मैनर में ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाएगी। नेक्स्ट आती है मिनट्स बुक। मिनट्स आपको पता है क्या होती हैं, जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसके लास्ट में मिनट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो इसे कहेंगे सभा की कार्यवाही, जिसको बोला जा सकता है मिनट्स को हिंदी में सभा की कार्यवाही पुस्तकें।
Under Section 118 of the Companies Act 2013, every company is required to maintain the books for recording the proceeding of general meeting of board of director and committee. तो जो भी मेंबर्स की मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी या कोई कमेटी की मीटिंग होगी, जो भी उस सभा में कार्यवाही हुई है उनकी भी पुस्तक मेंटेन की जाती है। तो ये वो लिस्ट ले लेगा ऑडिटर की कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की गई है। और मिनट्स बुक्स जो रखी जाएंगी उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ द मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग फॉर एन ऑडिटर आर बीइंग पुट डाउन। तो अगर जनरल मीटिंग हो रही है उसको मिनट्स मेंटेन होंगे तो मिनट्स से उसको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाए किसी को ऑडिटर को। जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट बढ़ते हुए इशू शेयर किए जा रहे हैं तो उनके बारे में। अल्ट्रेशन इन कैपिटल ऑफ द कंपनी की पूंजी में कोई संशोधन किया जा रहा है, कोई परिवर्तन, संशोधन नहीं, कोई परिवर्तन किया जा रहा है। अडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, जो एनुअल अकाउंट्स हैं वार्षिक खाते हैं उनका अनुमोदन किया जा रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड लाभांश की घोषणा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड रेम्यूनरेशन, जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ऑडिटर का उसका रेम्यूनरेशन एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में कोई कमी की जा रही है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और हिज रिलेटिव ऑन द पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी डायरेक्टर का या उसके रिलेटिव का कि प्रॉफिट की पोस्ट पे कोई अपॉइंटमेंट हो रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग पर्सन की जगह दूसरा पर्सन अपॉइंट किया जा रहा है। इन सब के बारे में मिनट्स में चीज़ें सब लिखी हुई होती हैं, क्योंकि अगर ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं एनुअल मीटिंग साधारण सभा में, साधारण सभा की जब मिनट्स बुक मेंटेन की जाएंगी तो उन सब चीज़ों में मिनट्स में ये सब चीज़ें कवर होंगी और ऑडिटर इनको इन सब का लिस्ट ले लेगा कि किस तरह की बुक मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट आता है रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग डायरेक्टर इंटरेस्ट। अगर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं जिनका डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो उन सब की भी वो ऑडिटर ले लेगा लिस्ट। द कंपनी मस्ट मेंटेन सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करेगी कंपनी of contracts involving the director's interest in such a manner and contain such particulars as may be prescribed। तो कंपनी के लिए जरूरी है कि अगर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं जिनमें डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो उनके लिए वो रजिस्टर मेंटेन किए जाएंगे। After entering the particular such register are those register which shall be placed before the next meeting of the boards and signed by the all the director। तो ऐसे जो रजिस्टर होगा वो सारे जो भी पर्टिकुलर्स हैं उसमें वो फीड करेगी और उस रजिस्टर को जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें रखा जाएगा और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पर साइन करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट रजिस्टर रिलेटेड टू डायरेक्टर से रिलेटेड रजिस्टर होगा, ये संचालकों से संबंधित रजिस्टर। इसमें एवरी कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ए रजिस्टर containing such particular of its director and key managerial person as may be prescribed। तो एक कंपनी को ये भी एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें सारे डायरेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। अब लास्ट आता है मेमोरेंडम बुक्स, जिसको स्मृति पुस्तकें बोली जाती हैं। एवरी कंपनी हैज टू मेंटेन सेवरल बुक्स कवरिंग its different functions which may not be required under the act but they are necessary for the proper functioning of the company। Such register are called memorandum books, goods inward books, goods outward books and order received book, order placed books and others। तो मेमोरेंडम बुक्स मैंने बताया स्मार्ट पुस्तकें वो पुस्तकें होती हैं जो कि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग रखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कंपनी अपने अपनी सुविधा के लिए रखती हैं ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो रखे। जैसे ऑर्डर प्लेस कर रही हैं तो आदेश प्राप्त पुस्तक हो गई, आदेश निर्गमित पुस्तक हो गई, माल गुड्स आउटवर्ड गुड्स इनवर्ड वगैरह ये बुक्स हो गई। तो ये 3 टाइप की कैटेगरी की बुक्स होती हैं जिन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोला जा सकता है। दूसरी हैं वैधानिक पुस्तकें, स्टेचुरी बुक्स और मेमोरेंडम बुक्स, स्मारक पुस्तकें। इन सब की एक ऑडिटर को लिस्ट लेनी पड़ेगी किस तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। साथ ही ऑडिटर को जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उनकी लिस्ट लेनी पड़ेगी और कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है उसको जॉब का डिस्क्रिप्शन भी लेना पड़ेगा ताकि ऑडिटर को बाद में सोवलेट हो सके। द ऑडिटर मस्ट नो द नेम एंड द वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय इंगेज इन द अकाउंट डिपार्टमेंट। जो अकाउंट डिपार्टमेंट में इंगेज है, क्योंकि उसको अकाउंट डिपार्टमेंट से मतलब है वहीं ऑडिट करेगा लेखों की। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में जो जो लोग इंगेज हैं उनके नाम और उसको क्या काम दिया गया है उसकी सूची वो प्राप्त कर लेगा। He should also acquire the information regarding the name, address and qualification of the company secretary। कंपनी सेक्रेटरी के भी बारे में भी वो इंफॉर्मेशन लेगा। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर मस्ट हैव डिटेल नॉलेज ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कंपनी। कंपनी में जो भी आंतरिक नियंत्रण है उसके बारे में विस्तृत जानकारी एक ऑडिटर को प्राप्त करनी चाहिए
क्यों करनी चाहिए कि अगर इंटरनल कंट्रोल कंपनी का अच्छा होगा तो वहाँ पे फ्रॉड एंड एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, तो ऑडिटर के लिए उसके अकॉर्डिंग सहूलियत हो जाएगी। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही हिला हुआ है किसी कंपनी का, तो उस ऑडिटर को बहुत अच्छे तरीके से और गहन ऑडिट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्पेशली दैट ऑफ इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। अगर आंतरिक ऑडिट है, आंतरिक अंकेक्षण है या इंटरनल चेक है, देन सो दैट ही मे सी दैट टू व्हाट एक्सटेंट ही मे रिले देयर ऑन, क्योंकि उसके बारे में भी देखिएगा कि अगर इंटरनल चेक है, इंटरनल ऑडिट करवा रखी है किसी कंपनी ने, तो वो देखिएगा कि मैं किस हद तक उस पर विश्वास कर सकता हूँ, किस हद तक मैं उस पर रिले कर सकता हूँ, उसकी विस्तृत जानकारी वो ले लेगा। लास्ट आता है एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। अगर कोई नई कंपनी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नई कंपनी नहीं है तो जो भी प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल अकाउंट्स थे, ऑडिट रिपोर्ट थी, उसकी कॉपी एक ऑडिटर ले लेगा। अगर ऑडिटर खुद ही था, प्रीवियस ऑडिटर भी ऑडिटर खुद ही था, लास्ट ईयर की ऑडिट उसी ने करी थी, तो वो जो भी उसने अपनी ऑडिट नोटबुक बनाई है उसका भी अच्छे से स्टडी कर लेगा। तो इफ द कंपनी इज नॉट न्यूली एस्टैब्लिश एंड द ऑडिट ऑफ द प्रीवियस ईयर वाज परफॉर्म्ड बाय समवन एल्स, द ऑडिटर मस्ट possess the audited P&L statement and balance sheet of the previous year and note the important point therein, if any. In case accounts of previous year were audited by himself, he should refer to his notes to of audit of previous year and note down the points which may be significant for the audit of current year. वो सब कुछ अध्ययन कर लेगा और वो सारे पॉइंट नोट कर लेगा जो कि इस बार ऑडिट में भी सिग्निफिकेंस रोल रखते हैं, महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। तो आफ्टर सच प्रिपरेशन द ऑडिटर प्लान हिज ऑडिट प्रोग्राम एंड अप्रोच हिज ऑडिट वर्क। ये सब प्रिपरेशन के बाद में वो अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा और अपना ऑडिट स्टार्ट कर सकता है। तो हमने देख लिया है कि जब भी कोई ऑडिटर किसी कंपनी का ऑडिट स्टार्ट करने जाएगा, उससे पहले उसको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है। वो प्रिपरेशन करने के बाद ही वो अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाए, ऑडिट स्टार्ट करे, क्योंकि एक अच्छी ऑडिट करने के लिए उसको बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी जुटाना जरूरी है। इसमें मैंने 11 पॉइंट बताए हैं और 11 पॉइंट बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।